गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ कृष्ण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सांपला। देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट अपना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमर? कि स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। यानी यदि आप डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे प्लेन पोलराइज लाइट के रिगार्डिंग यानी पीपीएल के रिगार्डिंग, तो उसको हम कौन सा कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कहेंगे। अब ये किस तरीके से, व्हाट इज द प्लेन पोलराइज लाइट, और किस तरीके से ये बिहेवियर करेगा। यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी बल्ब वगैरह जहाँ से भी लाइट इमिट होती है, और लाइट जो होती है वो पोलराइज होती है। यदि इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करें, निकोल प्रिज्म, दो प्रिज्म जो होती है उनको कनाडा बाल्सम नाम जो सब्सटेंस होता है उससे दोनों को फिक्स कर देते हैं। अब इसमें से यदि लाइट निकलती है तो सिर्फ एक ही पोलराइजेशन पार्ट बचता है जिसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये एक पोलरीमीटर ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर मैंने कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कोई भी सब्सटेंस जो था वो फिल कर दिया। अब यदि ये लाइट इसमें से पास होगी तो या तो ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। यानी ये यदि रोटेट हो जाती है तो हम कहेंगे कि शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। अब यदि ये इसको रोटेट कर सकती है, यदि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी सब्सटेंस के फिल किए, यदि ये इस पीपीएल को रोटेट कर दें तो ये ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। अब ये रोटेट क्लॉकवाइज कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड साइड के अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। यदि ये राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसको हम जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, दिस वन इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, जिसको डी या प्लस से शो करेंगे। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको लीवो रोटेटरी एल या फिर माइनस से रोटेट करेंगे। अब देखो, सेकंड पॉइंट ये उठता है कि ये रोटेट क्यों करते हैं, यानी ऐसा क्या होता है जिससे ये पीपीएल को रोटेट कर देते हैं। तो रीजन फॉर रोटेशन जो है कि कोलिजन बिटवीन पार्टिकल ऑफ लाइट एंड पार्टिकल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ये जो लाइट जो है इसके पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, ऐसी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो भी लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे इस लाइट के पार्टिकल और इस मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, इनके बीच में कोलिजन होगी। तो कोलिजन बिटवीन पार्टिकल ऑफ लाइट एंड पार्टिकल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में कोलिजन की वजह से ये जो रोटेशन हुआ, जिसको हमने एंगल ऑफ रोटेशन का, इसकी वजह से ये रोटेशन जनरेट होता है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके थ्रू ये इफेक्ट हो सकता है। यानी फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन, factor affecting angle of rotation. First one is the concentration. और angle of rotation directly proportional to concentration of optical active substance। भी जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल उतने ज्यादा होंगे, तो कोलिजन भी उतनी ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करेगी। सेकंड इज द लेंथ ऑफ पोलरीमेट्री ट्यूब, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जैसे ये लेंथ ज्यादा है, इसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भी एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा। और यदि लेंथ यदि ज्यादा होगी तो उस समय भी ज्यादा टाइम लगेगा पास होने में, तो फिर लेंथ भी
एंगल ऑफ रोटेशन को इफेक्ट करेगी, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल इज द लेंथ ऑफ पोलरिमेट्री ट्यूब। थर्ड वन इज टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज होगी तो कोलिजन जो है वो भी इंक्रीज होगी, तो थीटा जो है वो भी इंक्रीज होगा। एंड फोर्थ वन इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यदि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फिर एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और एनर्जी डिक्रीज हुई तो कोलिजन जो है वो भी डिक्रीज होगी, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, ये टोटल 4 फैक्टर है जो एंगल ऑफ रोटेशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन, सेकंड इज द लेंथ ऑफ पोलरिमेट्री ट्यूब, एंड थर्ड इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कितना रखते हैं, और वेवलेंथ यानी जो लाइट पास हो रही है उसका आप कितना वेवलेंथ रखेंगे। इनके ऊपर ये क्या करेंगे, इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जिसको हम अल्फा लैम्डा टी इससे इंडिकेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है कि इट इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ rotation when concentration of substance is 1 gram per ml and length of polarimetry tube is 1 decimeter, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इन कंडीशन के अंदर यदि आप एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू थीटा बाय एल सी, जहां पे अल्फा लैम्डा टी में भी शो कर सकते हैं, जहां पे अल्फा लैम्डा टी जो है दिस वन इज द स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा इज द angle of rotation, L is the length of polarimetry tube, and C is the concentration of optical active substance। इस तरीके से जहां पे आपको लेंथ जो है वो यूज में लेनी है डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल के अंदर। तो दिस वन इज द स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन जो है आपने इनको यूनिट कर दिया, किसको स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर मेजर किया स्पेसिफिक रोटेशन, और वो स्पेसिफिक कंडीशन जो है एक तो कंसंट्रेशन है और एक कौन सी है, लेंथ है पोलरिमेट्री ट्यूब की, जो कि 1 डेसीमीटर है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब कांस्टेंट हो गए तो इन दोनों पे स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड नहीं करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ पोलरिमेट्री ट्यूब। स्पेसिफिक रोटेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन concentration and length of polarimetry tube, यानी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। और डिपेंड किस पे करेगा कि स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड अपॉन, अब 2 फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं हुआ, अब 2 फैक्टर बच गए आपके कि टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, इनके दोनों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। और स्पेसिफिक रोटेशन
is characteristic property of optical एक्टिव सब्सटेंस, यानी कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस यदि है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स रहेगा, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहेगी, वो कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन आप एक फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर ही निकाल रहे हैं इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि 6 ग्राम प्लस 2 ब्यूटेनॉल, 6 ग्राम प्लस 2 ब्यूटेनॉल is dissolved in water and make 5 ml solution. This solution is placed in 10 centimeter length polarimetry tube. Then observed angle of rotation is 2.4. ये आपको क्वेश्चन दिया। अब पहला कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एल सी, ये फॉर्मूला है। तो थीटा जो अपने को दिया है 2.4 प्लस 2.4 डिग्री अपॉन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 1 डेसीमीटर क्यूब। द लेंथ जो वो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 2.4 बाय 1 इंटू सी। कंसंट्रेशन आपको यूज में लेना है ग्राम पर ml के अंदर, तो 6 ग्राम डिजोल्विंग 5 ml, तो 6 इंटू 5 इस तरीके से 6 से ये 0.4 टाइम और दिस वन इज प्लस 2 डिग्री, दिस वन इज द स्पेसिफिक रोटेशन। अब सेकंड क्वेश्चन आपको कहा कि इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 20 ml, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया कहां तक 20 ml, देन कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन अभी मैंने कहा आपको कि दिस वन कैन नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिक्स एक कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है रिमेन कांस्टेंट, यानी ये क्या रहेगा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इन अबोव कंडीशन। अब यदि थर्ड कैलकुलेट करें कि थीटा अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एल सी, तो अल्फा कांस्टेंट है, प्लस 2 ब्यूटेनॉल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दिस वन इज प्लस 2 डिग्री जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, इक्वल टू थीटा में न्यू कंडीशन में कैलकुलेट करना है, और न्यू कंसंट्रेशन में लेंथ वही है 1 डेसीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन चेंज हो गई यानी 6 ग्राम अब कितने में 20, तो 6 इंटू 20। अब थीटा कैलकुलेट करें, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 डिग्री इंटू 6 बाय 20 इस तरीके से। तो 2 से ये 10 टाइम और 2 से ये 3 बाय 5, तो 0.6 प्लस 2 डिग्री 6 इंटू 2 अपॉन 20, 0.26, 20 से 6 इंटू 2 12 या 2 10 टाइम और 10 जो है 3 बाय 5, तो ये 0.6, दिस वन इज द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इन न्यू कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट जो है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कि क्या होते हैं, किस तरीके से वो ऑपरेट होंगे। नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होती है वो 4 होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम एक एक की बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच if we rotate a molecule by theta degree and get a equivalent structure, that axis is called axis of symmetry. यानी आप किसी मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करें और वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इक्विवेलेंट मतलब वो नहीं है लेकिन उस जैसी स्ट्रक्चर है। जैसे हम सिंपल यदि देखें इस बात को कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीन वेयर एन इज 360 बाय थीटा, यानी आपने कितने डिग्री पे रोटेट किया तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर गेन हुई। हियर एन इज कॉल्ड फोल्ड ऑफ एक्सिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एन फोल्ड ऑफ एक्सिस। जैसे हम ये कहें कि जी कि फॉर एग्जांपल ये फैन है, यानी इस तरीके से 3 ब्लेड है फैन के, और मैंने इस प्लेन के ऊपर यानी इस एक्सिस के ऊपर यानी ये यहां से इस तरीके से एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मैंने ड्रॉ की। अब यदि मैं इस एक्सिस को 120 डिग्री यानी 120 डिग्री पे इसको रोटेट करूं, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है इससे और इसको 120 पे रोटेट किया, तो 120 पे यदि मैं रोटेट करता हूं तो मुझे सेम वही स्ट्रक्चर मिलेगी जो पहले थी। तो यानी कि 120 पे फोल्ड करने से मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। तो 360 बाय 120 यानी कि 3, तो दिस एक्सिस इज कॉल्ड C3 एक्सिस। इसको हम कौन सी कहेंगे? C3 एक्सिस। यदि मैं इस एक्सिस से इसको रोटेट करूं तो ये 180 पे रोटेट करने से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगी, तो दिस एक्सिस इज कॉल्ड C2 एक्सिस। इस तरीके से अब देखो इसमें जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O के अंदर V शेप होता है H2O। अब मैंने मान लिया ये A और ये B है, इस एक्सिस से मैंने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे, तो 180 पे रोटेट करें तो ये B इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर सेम वो तो नहीं है लेकिन उस जैसे, यानी ये भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो ये एक्सिस जो हुई 360 पे 2 बार अपनी पोजीशन सेम करता, तो इसको हम कौन सी कहते हैं? C2 एक्सिस। ऐसे BF3 मॉलिक्यूल्स है, तो BF3 के अंदर यदि इस एक्सिस से यानी बोर्ड के अप एंड डाउन इस तरीके से, तो इसको मैंने इस तरीके से शो कर दिया, तो ये एक्सिस कौन सी होगी? C3 एक्सिस होगी। और ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी? C2, यानी यहां पे 2 टाइम। अब C2 इसके अंदर कितने हैं? ये भी C2 है और ये वाली भी कौन सी है? C2 है, तो 3 इसमें कौन सी है? C2 एक्सिस है इस तरीके से, और एक ये वाली, और C3 सिर्फ कितनी? 1 एक्सिस है। अब नेक्स्ट यदि देखें तो सिस डाइक्लोरो एथीन, तो यहां पे यदि इस एक्सिस से यानी इस प्लेन पे यदि इसको इस तरीके से रोटेट करें तो 360 पे ये 2 बार पोजीशन गेन करता, तो इसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं? C2 एक्सिस। इस तरीके से सेम यहां पे यदि हम मेथेन के अंदर देखें तो ये 3 हाइड्रोजन जो नीचे इस तरीके से ट्राइपोड टाइप का बनाएंगे, और इसके सेंटर से यदि मैं इसको देखूं तो ये C3 यानी 120 डिग्री का इस तरीके से एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो डाउन साइड का बनेगा इसके यहां से यदि लगाएं तो ये 360 पे 3 बार इक्विवेलेंट पोजीशन गेन करेगा, तो ये एक्सिस कौन सी हुई? C3। हालांकि ये भी कौन सी है? C3। इसके थ्रू भी कौन सी है? C3। इसके थ्रू भी कौन सी? C3। तो टोटल C3 इसके अंदर कितने? 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अब यहां पे देखें तो यहां पे बेस के अंदर जो ट्राइएंगुलर बनेगा उसके ऊपर Cl है, तो मैंने इसके ऊपर C3 एक्सिस लगा सकता हूं, यानी यहां से दिस वन इज द C3। इसके अंदर यहां से यदि हम अप्लाई करें इस तरीके से तो ये भी C3 एक्सिस बनेगी कि 360 पे ये 3 बार इक्विवेलेंट पोजीशन गेन करेगी। अब यहां से इसमें देखें कि इस तरीके से, तो दिस वन इज C2 कि 180 पे रोटेट करने से ये Cl इधर आ जाएगा और ये वाला Cl उधर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी, तो दिस वन इज C2 एक्सिस। अब यहां पे देखें तो यदि आप इसको रोटेट करें
इस ट्रायंगुलर को रोटेट करेंगे तो यदि नीचे Cl है तो वो ऊपर चली जाएगी, तो ये वाली कोई एक्सिस नहीं। सेंटर से यदि रोटेट करेंगे तो पोजीशन बदल जाएगी, तो इसके अंदर नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट यदि इसमें देखें तो यहां से इसको प्लेन को एक Cl ऊपर है एक Cl नीचे है, तो यदि 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये Cl डाउन साइड और ये Cl कहां जाएगी ऊपर, तो दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस। अब सेम इसके अंदर कि ट्रायंगुलर इसके ऊपर हर कोने पे Cl है, तो यदि सेंटर से इसको रोटेट करें तो हर 120 के बाद इक्विवेलेंट पोजीशन आएगी, तो इसमें सेंटर से ये वाली जो एक्सिस है दिस वन इज द C3 एक्सिस है, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए सेकंड जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है दिस वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग है कि इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule into two equal half और each half is mirror image of each other। यानी आप किसी भी मॉलिक्यूल को इमेजिनरी दो हिस्सों में डिवाइड करें और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या हो मिरर इमेज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। जैसे हम बायो में पढ़ते हैं कि एक्सटर्नली ह्यूमन बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंटरनली तो दो इक्वल हिस्से नहीं आएंगे, बट बाहर से देखने में क्या है कि आप इक्वल पार्ट से दो हिस्से इक्वल आप डिवाइड कर सकते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या हो मिरर इमेज हो, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल्स है, यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स प्लेनर है तो उसके अंदर 100% क्या होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये बुक है, यदि ये प्लेन है तो इस तरीके से मैं इक्वली इसके दो हिस्से बना सकता हूं कि इमेजिनरी प्लेन इस तरीके से यदि मैं लगाऊं तो एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर, ये दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे मिरर इमेज होंगे। तो कोई भी प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस तरीके से ये Cl हाफ Cl पीछे, ये Cl हाफ Cl पीछे, इस तरीके से इमेजिनरी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो उसके अंदर इक्वल पार्ट बनेंगे जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी टू इक्वल हाफ और ईच हाफ इज मिरर इमेज, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहां पे देखें तो यदि इस ट्रायंगुलर के अप दोनों अप साइड में CH3 और नीचे क्या है हाइड्रोजन, तो यदि मैं इस तरीके से इसको दो हिस्से में बाइसेक्ट करूं तो यहां वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन आमने सामने हाइड्रोजन हो गया, ये हाफ ब्रेक हो गया, इस CH3 के सामने ये CH3, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसके अंदर POS जो है वो प्रेजेंट होगा। अब यहां पे देखें तो यदि इसमें आप इस तरीके से इक्वल हाफ करें तो Cl के सामने इधर कौन आ गया हाइड्रोजन, यानी ये इस तरीके से ब्रेक नहीं हो सकता। इस तरीके से ब्रेक करें तो Cl के नीचे हाइड्रोजन, ये भी नहीं हो सकता, यानी इसमें POS जो है वो क्या है एब्सेंट है, यानी इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब यहां पे देखें तो इस तरीके से इक्वली डिवाइड करें तो CH3 के सामने CH3, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ये कार्बन के सामने यहाँ पे कार्बन, इधर CH2 के सामने CH2, तो इस तरीके से इसमें POS जो है वो प्रेजेंट होगी। यदि यहां से देखें तो यदि इस कोने से इस कोने तक, यानी कहने का मतलब इसमें एक Cl ऊपर है और यहाँ पे जो Cl है वो डाउन साइड में है, यदि मैं इस कोने से इस कोने के बीच में इस तरीके से प्लेन लगाऊं तो यहाँ वाली Cl हाफ इधर और हाफ इधर, नीचे वाली हाइड्रोजन भी हाफ हाफ ब्रेक होगी, इधर CH2 है तो इधर भी क्या है CH2 है, यहाँ पे डाउन साइड में Cl है वो और ऊपर हाइड्रोजन वो भी हाफ हाफ ब्रेक होगी। तो ये जो इसके अंदर यहां से ये जो प्लेन लगेगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के अंदर, तो POS जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगी इस तरीके से। यदि यहां पे देखें तो यहां तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लग सकता है, Cl के सामने Cl, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, और ये वाला प्लेन भी इसमें लग सकता है, तो इसमें POS जो है वो प्रेजेंट होगी। यहां पे देखें CH4, अब
दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से टेट्राहेड्रल है, यानी इंक्लूडिंग माय हैंड। अब इसमें ये दो प्लेन एक प्लेन के अंदर है, ये दो एक प्लेन के अंदर है। अब यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दोनों सेम है, यानी कम से कम टू वैलेंसी क्या है, सेम है, तो मैं इस तरीके से इसको हाफ और इसको हाफ काट दूं तो ये दोनों वैलेंसी सेम है, तो आमने सामने आ जाएंगे इस तरीके से सेम, और वो मिरर इमेज आएगा। तो कम से कम टेट्राहेड्रल में कितनी हो, दो वैलेंसी सेम हो, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके अंदर तो चारों सेम है, तो यहाँ पे पीओएस जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यदि इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, यानी यहाँ भी पीओएस प्रेजेंट होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू वैलेंसी सेम है, इन दोनों को सेम प्लेन पे इक्वल बांट देंगे, हाइड्रोजन के बैक साइड में हाइड्रोजन, यानी यहाँ भी पीओएस प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखें यदि इन दोनों को एक प्लेन पे लें तो हाइड्रोजन के सामने आयोडीन आ गया, यानी यहाँ पीओएस एब्सेंट होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहां से देखें, कई बार बच्चे इसमें प्लेन लगा देते हैं कि इस तरीके से ये दोनों सेम हो गए, नहीं, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड होगा तो ये दो यदि प्लेन में होंगी, यानी दो वैलेंसी प्लेन में, तो एक टुवर्ड्स द व्यूअर और दिस वन इज अवे, यानी एक स्टैंड है तो दूसरा इस तरीके से फोल्डिंग के अंदर। तो यहां पे किसी भी तरीके से पीओएस नहीं लग सकती, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। अब इसके अंदर देखें यहां पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक इस तरीके से, यानी साइक्लोहेक्सेन है, और इस साइक्लोहेक्सीन के अंदर एक पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर इसके बीच में इस तरीके से एक कार्बन है, और इस कार्बन पे इस तरीके से एक Cl इधर और एक Br इधर, यानी ये दो वैलेंसी एक प्लेन में आ गई, तो ऊपर वाली दो इस तरीके से आए जहां पे मैंने Cl और Br लगा रखा है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक करूं तो Cl और Br दोनों सेम प्लेन में आए तो वो हाफ ब्रेक हो गई, फिर नीचे की साइड में आ गए तो इस कार्बन के सामने ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये भी हाफ, इधर CH2 के सामने CH2, तो यहां से ऊपर से ब्रेक करेंगे और वो नीचे की तरफ इस तरीके से आता जाएगा, तो यहाँ कार्बन के सामने कार्बन, इसके सामने ये वाला, ये दोनों सेम है, और ये Cl Br एक प्लेन में आए तो ये हाफ हाफ ब्रेक होगा, तो इसमें पीओएस जो है वो प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या है, सेम है इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर, तो यहाँ भी पीओएस जो है वो प्रेजेंट होगा इस तरीके से। और जो थर्ड अपना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, दिस वन इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है कि इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट या सेंटर फ्रॉम विच वी ड्रॉ ए लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड गेट सेम ग्रुप एट सेम डिस्टेंस, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से यदि आप x डायरेक्शन में जाने से आपको कोई x डिस्टेंस पे कोई भी ए ग्रुप मिलता है, तो उसी पॉइंट से -x डायरेक्शन के x डिस्टेंस से आपको वही एक ग्रुप मिले, तो वो जो सेंटर बना, दिस सेंटर इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल्स दिया है, तो यहां पे ये जो पॉइंट है, यदि मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं उतनी डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो सेम एटम मिलते हैं Cl। यदि मैं इससे इधर जाता हूं हाइड्रोजन और अपोजिट उतनी डिस्टेंस पे जाता हूं तो मुझे उधर भी क्या मिलेगा, सेम एटम। तो ये जो सेंटर है, दिस वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहां पे देखें, जैसे मान लो ये सेंटर, यदि ऊपर जाए तो CH2, लेकिन अपोजिट साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब COS इसमें क्या है, एब्सेंट है इस तरीके से। अब इसमें देखें साइक्लोब्यूटेन में इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे CH2 मिलता है तो यहाँ भी वही CH2, इधर CH2 तो इधर भी वही CH2, यानी इसमें COS जो है वो क्या है, प्रेजेंट है इस तरीके से। अब यदि इसमें देखें तो पहला तो सेंटर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, यदि आप इधर देखें तो CH2 है, इधर कुछ और है CHCl, इसका मतलब इसमें COS जो है वो एब्सेंट होगा, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी। यदि आप इस मॉलिक्यूल में देखें
तो इधर CH3 तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में CH3, इधर हाइड्रोजन तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन, इधर CH2 तो इधर भी क्या है CH2। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा इस तरीके से। सेम इसमें देखें तो यहाँ पे ऊपर Cl यहाँ नीचे Cl, इधर ऊपर फ्लोरीन तो यहाँ अपोजिट में डाउन साइड फ्लोरीन, इधर ऊपर ड्यूटेरियम तो इधर नीचे ड्यूटेरियम, इधर ऊपर हाइड्रोजन तो यहाँ डाउन साइड हाइड्रोजन, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी इस तरीके से। अब यदि मीथेन में देखें कि ये सेंटर है तो ऊपर हाइड्रोजन तो डाउन साइड में कुछ नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी इस तरीके से। अब देखो इस मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इधर Cl है इधर भी Cl है, इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन, ऊपर CH3 तो नीचे भी CH3, और वो कहते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये टुवर्ड्स द व्यूअर होती है, यानी कि यदि मैं इसको बनाऊं तो यहां पे हाइड्रोजन इधर OH और सेम यहां पे OH और इधर हाइड्रोजन, और ये जो वर्टिकल जो होती है ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है। ये फिशर प्रोजेक्शन को वेज बेस में हम चेंज करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे वहां इस बात को समझेंगे। अब क्या ये ऊपर की साइड में OH है तो इधर नीचे की साइड में OH आना चाहिए, लेकिन ये OH कहाँ है ऊपर की साइड में, यानी कि वेज के ऊपर है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, यानी COS इसके अंदर क्या होगा एब्सेंट होगा इस तरीके से। इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मत मान लेना, क्योंकि ये दोनों टुवर्ड्स द व्यूअर है। यदि ये OH ऊपर है तो आपको इस पे OH डाउन साइड में मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। अब इसके अंदर देखें, जैसे यहाँ पे Cl है तो इधर भी Cl, इधर CH3 तो उधर भी CH3, इधर हाइड्रोजन तो उधर भी हाइड्रोजन, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो टोटल अभी तक हमने 3 सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज द अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज द अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Cn से, तो ऐसे ही Sn से। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच इफ वी रोटेट ए मॉलिक्यूल बाय थीटा डिग्री एंड देन रोटेट परपेंडिकुलर द एक्सिस एंड गेट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो उस एक्सिस को हम कौन सा कहेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल्स दिया है, यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन जिसको मैंने A एंड A से डिनोट कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन Cl जिसको B एंड B से डिनोट कर दिया। अब इसको इस पर्टिकुलर एक्सिस से 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये Cl उधर चला जाएगा, यानी Cl और हाइड्रोजन B एंड Cl। अब इस एक्सिस से इसको क्या कर दें रिफ्लेक्ट कर दें, परपेंडिकुलर रोटेट कर दें, तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा ये वाली कि Cl का यहाँ पे Cl हाइड्रोजन नीचे, यदि इसको रिवर्ट करेंगे तो इस तरीके से। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये कैसे इक्विवेलेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि ये Cl और ये यहाँ डाउन साइड में Cl है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, यानी एक जैसे बट नॉट सेम स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट उस जैसी नजर आ रही है लेकिन वैसी है नहीं इस तरीके से। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो मैं इसको कौन सा S2 एक्सिस कहूंगा। तो ये टोटल 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थे। फर्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड फोर्थ इज द अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थैंक यू।